बेसिक ऑफ सिविल साइड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बेसिक ऑफ सिविल साइड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अब मैं आपके सामने 30 साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ और मेरी काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिए। और मैं केवल क्वेश्चन और आंसर ही नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं बेसिकली वो चीज़ें बता रहा हूँ जो उसके कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो बनता है उसको भी मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। पहली चीज़ है कि वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है, तो इसका क्या आएगा, क्यों होती है, कारण पूछ रहा है वो। तो वर्षा की बूंदें जो गोलाकार होती है वो होती है सरफेस टेंशन के कारण, सतह तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। सरफेस टेंशन का केस क्या रहता है कि एक गोल बूंद रहती है, उसकी अंदर की तरफ जो है फोर्स लगता है, टेंसाइल फोर्स लगता है अंदर की तरफ। तो क्या होता है कि जो सरफेस है ये गोलाकार शेप फॉर्म कर लेती है। इस क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ता हूँ। तेल दीप की बत्ती में तेल के कारण ऊपर चढ़ता है, तो जो कैपिलरिटी जो एक्शन होती है उसके कारण ऊपर चढ़ता है। बेसिकली कैपिलरिटी एक्शन क्या होती है कि जो टॉप बूंदे जो रहती है, जैसे तेल जिस बत्ती के थ्रू चलता है उस बत्ती में बूंदे के द्वारा तेल ऊपर चढ़ता है, ठीक है। तो जो बूंदे रहती है उसके द्वारा तेल ऊपर चढ़ता है, कैपिलरिटी एक्शन बोलते हैं इसे। तो इसका क्या आंसर आएगा, केशिका क्रिया जो है, केशिका क्रिया है कैपिलरिटी एक्शन के द्वारा तेल ऊपर चढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं स्विच करता हूँ। अब श्यानता की इकाई क्या है, तो श्यानता की जो इकाई है वो है पाइस, ठीक है। ये तो यूनिट कन्वर्जन है। आपको यूनिट कन्वर्जन के लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा आपकी, जिसमें ट्रिक के साथ वीडियो बनाऊंगा, वो आपको देख लोगे तो आपका फिजिक्स की जितने भी यूनिट कन्वर्जन है या जितनी भी यूनिट है वो आपको कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो की तरफ मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं फोकस करता हूँ कि उत्प्लावन बल से संबंधित वैज्ञानिक है। तो उत्प्लावन बल संबंधित जो नियम जो है वो आर्किमिडीज ने जो है उत्प्लावन बल का नियम दिया था। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा आर्किमिडीज। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या बोलता है, इन्होंने एक प्रिंसिपल भी दिया था कि जब किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबोया जाता है तो उस वस्तु के भार के बराबर उस जो द्रव है वो विक्षेपित होता है या हटता है, ठीक है। ये आर्किमिडीज का प्रिंसिपल था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज कहाँ के थे, तो महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे तो ग्रीस के वैज्ञानिक थे, वो ग्रीस से संबंधित रखते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि तरंग की प्रकृति कैसी होती है। तो ध्वनि तरंगे जो बेसिकली ध्वनि तरंगे की प्रकृति जो होती है अनुदैर्घ्य होती है, तो ये है अनुदैर्घ्य, इसका आंसर आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अश्रव्य ध्वनि, देखो ध्वनि के 3 क्लासिफिकेशन होते हैं, एक श्रव्य ध्वनि होती है, एक अश्रव्य ध्वनि होती है, एक परश्रव्य ध्वनि होती है। और अश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति, तरंगों की आवृत्ति कितनी रहती है, तो 20 हर्ट्ज से कम जो सुनी नहीं जा सकती है। फुसफुस की आवाज़ जो रहती है वो इसी के थ्रू आती है, जो बेसिकली 20 हर्ट्ज जो आपका रहता है उससे कम की ध्वनि जो अश्रव्य ध्वनि के कैटेगरी में आती है, ठीक है। और अब दूसरी चीज़ है पराश्रव्य ध्वनि। तो पराश्रव्य ध्वनि की बात करते हैं, तो फिर बात करते हैं पराश्रव्य ध्वनि। तो जो पराश्रव्य ध्वनि है, जो 20 हर्ट्ज से अधिक की जो ध्वनि होती है वो पराश्रव्य ध्वनि के अंतर्गत आती है, ठीक। उसके बाद अब बात करें ध्वनि तरंगी जो होती है वो क्या होती है, लंबवत तरंगी भी बोलते हैं उसकी, क्योंकि वो वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। तो इसका आंसर आएगा ए, लंबवत होती है, क्योंकि वो एक दूसरे के इस तरह से ट्रेवल करती है। और ये आपका जो होता है, ये वाला पोर्शन होता है सर्ग, और ये वाला पोर्शन जो होता है ग्रत। और दो सर्गों के बीच की दूरी या दो ग्रतों के बीच की दूरी को बोलते हैं वेवलेंथ, ठीक है। ये मैं एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा हूँ जो कि आपके क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, ठीक। आगे बढ़ते हैं अपन। श्रव परिसर में ध्वनि की आवृत्ति, जो श्रव परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है। तो जो ये क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि वो कौन सी ध्वनि है जिसको सुना जा सकता है और उसकी आवृत्ति क्या रहती है। तो बेसिकली वो जो ध्वनि होती है वो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो ध्वनि रहती है उसे श्रव्य ध्वनि बोलते हैं। उसे कौन सी ध्वनि बोलते हैं, उसे श्रव्य ध्वनि बोलते हैं। ये पेन प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, मैं नया पेन के लिए ऑर्डर किया है, इस वजह से इसमें राइटिंग सही नहीं आ रही है, उसके लिए सॉरी, लेकिन कर रहा हूँ, मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु में ध्वनि की चाल 320 मीटर प्रति सेकंड है, यदि दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जो है दाब का जो है ध्वनि की चाल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा 332
332 ही रहेगा और मीटर पर सेकंड ही रहेगा, दाब को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं मूव कर रहा हूँ कि ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। ध्वनि की चाल जो इस्पात में अधिकतम होती है, देखो ध्वनि की चाल की मैं सीक्वेंस बता देता हूँ कि ध्वनि की चाल निर्वात में शून्य होती है। निर्वात में ध्वनि को ट्रेवल करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, बिना माध्यम से ध्वनि ट्रेवल नहीं कर पाती है। तो ध्वनि की जो निर्वात में चाल रहती है वो शून्य रहती है और सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल रहती है इस्पात में, तो ये 1 नंबर डाल दिया मैंने। सेकेंड चीज़ जो रहती है ध्वनि की चाल रहती है वायु जल में, जल में ध्वनि की चाल ज़्यादा रहती है। एंड सेकेंड थर्ड चीज़ जो है ध्वनि की चाल तीसरे नंबर पर वायु सबसे ज़्यादा रहती है इस्पात में, सेकंड जल में और निर्वात में तो दोनों ट्रेवल ही नहीं करती है। ठीक है, ये बता ही दिया मैंने आपको 1 नंबर 2 नंबर और देन 3 नंबर, ये नंबर बता दिए। एक चीज़ इसमें कॉन्सेप्ट में आपको एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि बेसिकली जो है कोई भी माध्यम जितना डेंस रहेगा उसमें ध्वनि की चाल बहुत ज़्यादा रहेगी। जैसे अब इसमें कॉन्सेप्ट ये देखना है कि इस्पात जो है सबसे ज़्यादा डेंसिटी रहती है, इस्पात का घनत्व सबसे ज़्यादा रहता है। उसके बाद घनत्व के मामले में पानी का घनत्व ज़्यादा रहता है और उसके बाद वायु का घनत्व पानी से कम रहता है। तो घनत्व जितना ज़्यादा रहेगा उतनी ज़्यादा ध्वनि की चाल रहेगी। ये जो 32 का वायु में ध्वनि की गति कितनी है, तो 320 मीटर पर सेकेंड रहती है और ये हर एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो ध्वनि की तीव्रता के लिए डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत आसान पड़ेगा कि डेसिबल किसकी यूनिट है। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगे किसके द्वारा प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है। ध्वनि तरंगे किसके कारण से प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है, तो ये परावर्तन के कारण से उत्पन्न और इको जो है इसका और एक क्वेश्चन ये भी आता है इससे रिलेटेड कि जो इको जनरेट होता है वो वस्तु और सोर्स के बीच की जो डिस्टेंस रहती है वो कितनी रहनी चाहिए, दूरी रहनी चाहिए, तब इको जनरेट होगा। तो उसके लिए 17 मीटर जो डिस्टेंस रहनी चाहिए। ठीक है, कि आपका ये सोर्स है और ये सुनने वाला है, लिसनर है, इन दोनों के बीच की मतलब जहाँ से लिसनर नहीं है, जो ये आपका सोर्स है जहाँ से ध्वनि जनरेट हो रही है, वापस जो माध्यम है जहाँ से टकरा के वापस इस माध्यम में आने के लिए 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए, तो आपकी ओर पिच जनरेट होता है। पिच का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ पिच का कॉन्सेप्ट होता क्या है। आपका जो पिच का कॉन्सेप्ट जो होता है उसमें क्या होता है कि एक ये पर्सन है और ये यहाँ पे कोई सा माध्यम है, मान लीजिए कि ये यहाँ से ध्वनि जनरेट हो रही है, इस माध्यम से टकरा के वापस ये ध्वनि इस माध्यम में आने में जितना समय लगता है उसे ही पिच बोलते हैं। यहाँ लिसनर को ध्वनि सुनाई देगी, इसे ही पिच बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से गई ये ध्वनि ये, और इन दोनों सोर्सों के बीच की मैक्सिमम दूरी 17 मीटर होनी चाहिए। 17 मीटर होनी चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि प्रतिध्वनि उत्पन्न करने के लिए सोर्स और परावर्तक सतह के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए थी, वो 17 मीटर होनी चाहिए। ये क्वेश्चन में आता है, देख लीजिए, ये IMP क्वेश्चन मैंने आपको कवर कर दिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है। तो ये नौ चालक के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। टेलीफोन टाइप का यंत्र रहता है जो पर्टिकुलरली इसका उपयोग जो होता है ये अल्ट्रावायलेट रे जनरेट करता है और इसका उपयोग जो है समुद्र की गहराई को नापने के लिए करता है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सोनार का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो बेसिकली समुद्र की गहराई को डिटरमाइन करने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। मान लीजिए कि ये आपका सोर्स है, ये लिसनर है। आपका जो सोर्स है वो इस दिशा में गति कर रहा है और आपका लिसनर जो है इस दिशा में गति कर रहा है। ठीक है, तो हुआ क्या है, हुआ ये है कि दोनों के बीच की दूरी जो है टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ रही है। तो क्या होगा कि जो ये है लिसनर है उसको जो जैसे जैसे वो सोर्स से दूर होता जाएगा उस वैसे वैसे उसकी ध्वनि की तीव्रता कम होती जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसका जो उल्टा कॉन्सेप्ट है कि जो है आपका ये सोर्स है और लिसनर है, दोनों एक दूसरे की तरफ गति कर रहे हैं, तो क्या होगा कि जो लिसनर है उसको अधिक तीव्रता की ध्वनि सुनाई देगी। यही डॉपलर प्रभाव का सिद्धांत है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ता हूँ। किसी भी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को डॉपलर प्रभाव, ये तो हो ही गया था। ठीक है, अब ये जो डॉपलर प्रभाव एक्सप्लेन किया वो आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने में काम आएगा कि जैसे कि पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति तीक्ष्णता बढ़ती है, ऐसा किस कारण से होता है, तो ऐसा डॉपलर प्रभाव कारण से होता है। ये मैंने आप लोग अभी जस्ट समझाया है। केल्विन में मनुष्य का शरीर का तापमान जो होता है 310 सेंटीग्रेड जो होता है, केल्विन में मनुष्य का शरीर का तापमान होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो कितना तापमान होने पे पाठ्यक्रम और
कितना तापमान होने पर पाठ्यक्रम और सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी में एक होता है, तो उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो उसका टेम्परेचर बेसिकली कितना होना चाहिए, तो 40 सेंटीग्रेड -40 सेंटीग्रेड पर ये चीज़ संभव होती है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन परम शून्य ताप वाला क्वेश्चन आया है अपने पास। ठीक है, मेरे को कॉन्सेप्ट हर क्वेश्चन के बताया और वो कॉन्सेप्ट ही बता रहा हूँ मैं आपको, रटाने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। ठीक, तब कॉन्सेप्ट बात करते हैं। न्यूनतम संभवतम तापमान -273 सेंटीग्रेड होता है। -273 सेंटीग्रेड, इसे परमताप भी बोलते हैं अपन, इसे परमताप भी बोला जाता है। ठीक है, और अगले क्वेश्चन अगली चीज़ें मैं कल आपको ज़्यादा क्वेश्चन करता हूँ। आज तो मैं बिज़ी हूँ, थोड़ा मुझे कहाँ जाना है इसलिए। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ वीडियो को शेयर करें।